गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपका थर्ड पेपर एमए इंग्लिश का कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो आज क्वेश्चंस पर ये वीडियो है। इसमें देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लॉन्ग भी आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है द थीम थीम ऑफ द पोएम कम इनटू द गार्डन मोड। देखिए ये पोएम का नाम है कम इनटू द गार्डन मोड। इसके जो राइटर हैं, पोएट हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। इस पोएम की थीम क्या है? तो देखिए इट कन्वेज अ मैसेज ऑफ सेल्फ लव। इसका जो थीम है, एक तो यही हो गया सेल्फ लव, ये जो एक सेल्फ लव का मैसेज कन्वे करता है, देता है, accompanied बाय डिवोशंस एंड बेटिंग ऑफ अ लवर फॉर हिज वेलवेड। और यहाँ पर इस पोएम में लवर जो है, एक प्रेमी जो है, अपने प्रेमिका का इंतजार करता है ना। और इस इंतजार के साथ में और प्रेमिका के प्रति जो उसका समर्पण भाव है, उस चीज के साथ में यहाँ पर सेल्फ लव को ये पोएम जो है कन्वे करता है, देता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं व्हाट डू यू नो। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट टिंटर्न अवे। आप टिंटर्न अवे के बारे में क्या जानते हो? अब ये देखिए टिंटर्न अवे एक पोएम है और इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। टिंटर्न अवे एक पोएम है, इसको किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो देखिए यहाँ पर द पोएम टिंटर्न अवे इज अ सिंपल पोएम। ये टिंटर्न अवे जो है एक साधारण सा पोएम है, कॉमन पोएम है, बट हैज अ हाईली फिलोसॉफिक नेचर। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल नेचर का है और इसमें हाईली फिलोसॉफिक नेचर को ये कंटेन करके रखता है। टिंटर्न अवे ये जो पोएम है, इट इज अ लॉन्गर पोएम। देखिए एक काफ़ी लंबी पोएम है क्योंकि इसका टाइटल ही लगभग 2 लाइन का है ना। इट्स टाइटल्स रन्स इन अबाउट 2 लाइन्स। इसका टाइटल ही लगभग 2 लाइन में रन करता है। द पोएम इज इंटाइटल्ड, और जो पोएम का टाइटल है वो क्या है? ये देखिए लाइन्स विद अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अवे ऑन रिविजिटिंग द वाई। देखिए यहाँ वाई रिवर है, ये इसका टाइटल नेम है। द पोएम इज इंटाइटल्ड लाइन्स। इसका इंटाइटल क्या है? लाइन्स विद अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अवे ऑन रिविजिटिंग द वाई। वाई रिवर का नाम है। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पर व्हाट द थीम ऑफ द रूट्स ऑफ ऑनर। देखिए अब रूट्स ऑफ ऑनर इसको लिखा है जॉन रस्किन ने। द रूट्स ऑफ ऑनर को किसने लिखा है? जॉन रस्किन ने। तो इसका थीम क्या है? देखिए इसका थीम है द आइडिया ऑफ द कोड ऑफ सोशल एक्शन। ये सोशल एक्शन के कोड का आइडिया इसमें, सोशल एक्शन का एक तरह सूत्र है इसमें। और इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल अफेक्शन, सोशल अफेक्शन का जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव होता है, उस चीज़ को दिखाया गया है। एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड देयर मास्टर्स। और वर्कर्स और उनके मालिक के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, इस रिगार्ड में कई सारे क्वेश्चंस भी यहाँ शो किया गया है। मतलब ये थीम है। रूट्स ऑफ ऑनर का थीम क्या है? आइडियाज ऑफ द कोड ऑफ सोशल एक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल अफेक्शन, और क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड देयर मास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अ डोमेस्टिक नॉवेल। यहाँ पर देखिए व्हाट इज अ डोमेस्टिक नॉवेल। डोमेस्टिक नॉवेल क्या होता है? तो देखिए जो डोमेस्टिक नॉवेल होता है, द डोमेस्टिक नॉवेल्स प्रेजेंट्स द डे टू डे डोमेस्टिक लाइफ। नाम से क्लियर है। डोमेस्टिक नॉवेल ऐसा नॉवेल होता है जो कि डे टू डे डोमेस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी मिडिल क्लास फैमिलीज के एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड के। यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज और उनके फ्रेंड्स के बीच में जो डे टू डे डोमेस्टिक लाइफ होती है, उसको जो ऐसा नॉवेल जो रिप्रेजेंट करता है, वही होता है डोमेस्टिक नॉवेल होता है। नेक्स्ट थीम ऑफ द लास्ट राइडर। देखिए इसका सही नाम है द लास्ट राइड टुगेदर। ये एक पोएम है, इसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो इस पोएम का थीम क्या है? तो इस पोएम का थीम है लव है, इटर्निटी है, टाइम है ना, और फिजिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ आर द मेजर ऑफ द पोएम। मीन्स द लास्ट राइड टुगेदर या द लास्ट राइड टुगेदर
द लास्ट राइडर पोएम की जो थीम है वो है लव, इटर्निटी, टाइम, फिजिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ। नेक्स्ट यहाँ पर है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम द स्कॉलर जिप्सी। अब देखिए ये पोएम का नाम है द स्कॉलर जिप्सी और इसके राइटर हैं मैथ्यू आर्नोल्ड है ना। इसके पोएम का नाम क्या है? द स्कॉलर जिप्सी और इसके राइटर कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। तो इसके बारे में ब्रीफ नोट लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। द स्कॉलर जिप्सी इज वन ऑफ द मोस्ट एलिजियाइक एंड फिलोसॉफिकल पोएम्स। ये जो द स्कॉलर जिप्सी है ये ऐसी पोएम है जो कि बहुत ज़्यादा एलिजियाइक यानी कि एलिजी के फॉर्म में लिखा गया और फिलोसॉफिकल पोएम के है ना, उनमें से एक है। इट इज़ नॉट अ पर्सनल एलजी और यहाँ पर पर्सनल एलजी का यूज नहीं किया गया है। इट इज एन इमेजिनेटिव एलजी, बल्कि एक इमेजिनेटिव एलजी का यूज किया गया है ऑन लाइफ पर, फेलर पर या मिस्टीरियस डिसअपियरेंस ऑफ द 17th सेंचुरी। देखिए 17th सेंचुरी स्कॉलर ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये जो पोएम है द स्कॉलर जिप्सी ये 17th सेंचुरी के समय जो ऑक्सफोर्ड स्कॉलर का एक स्टूडेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलर है ना, उसके डिसअपियरेंस मतलब वो एक तरह से गायब हो जाता है, ठीक है, उसके डिसअपियरेंस पर और जीवन की असफलताओं पर या लाइफ पर जो है एक इमेजिनेटिव एलजी के फॉर्म में लिखा गया इसको। द स्कॉलर ज्वाइंस अ बैरिड ऑफ जिप्सीज। अब स्कॉलर ये जो होता है ये क्या करता है, ये जिप्सीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। और क्यों ज्वाइन करता है? फॉर एक्वायर सम मिस्टीरियस नॉलेज एंड नेवर रिटर्न्स एंड हेंस दिस एलजी। और वो जो है मीन्स कुछ नॉलेज को obtain करने के लिए, कुछ मिस्टीरियस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए इसमें एक स्कॉलर जो है जिप्सीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और वापस कभी नहीं आता है और इसीलिए एक एलजी के फॉर्म में इसको लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? व्हाट टाइप ऑफ एलजी थायरसिस एंड स्कॉलर जिप्सी। देखिए ये थायरसिस और स्कॉलर जिप्सी इसको लिखा था किसने? तो इसको लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। ये किस तरह की एलजी होती है? तो यहाँ पर देखिए थायरसिस एंड द स्कॉलर जिप्सी आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पर्सनल एलजीज ऑफ आर्नोल्ड। अब यहाँ देखिए ये जो द स्कॉलर जिप्सी है और ये जो थायरसिस है ना, स्कॉलर जिप्सी और थायरसिस ये जो हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट इम्पर्सनल एलजी है ना, याद रखना इम्पर्सनल एलजी है, ये पर्सनल नहीं, इमेजिनेटिव फॉर्म में इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट इन थायरसिस, और थायरसिस में ही लैमेंट्स द डेथ ऑफ ब्रदर पोएट क्लाउ। वो जो है क्लाउ है ना, ब्रदर पोएट क्लाउ के डेथ का जो है शोक मनाता है, हु डाइड यंग, और जो कि बहुत ही कम समय में, कम एज में जिसकी डेथ हो गई थी। आर्नोल्ड एडवाइसेस हिम नॉट टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड, और आर्नोल्ड इस थायरसिस एलजी के थ्रू उसको एडवाइस देता है कि वापस इस संसार में वो ना आए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ मॉडर्न गैलेंट्री। अब देखिए मॉडर्न गैलेंट्री ये एक प्रोज है, इसके राइटर हैं चार्ल्स लैम्ब। मॉडर्न गैलेंट्री एक प्रोज है और इसके राइटर कौन है? चार्ल्स लैम्ब। तो इसका जो थीम क्या है तो देखते हैं। This essay shows how the social attitude towards women in the 19th century। देखिए ये जो एसे है, ये जो मॉडर्न गैलेंट्री ये एसे है, ये चीज़ बताता है कि 19th सेंचुरी में जो है वुमेन के प्रति सोशल एटीट्यूड कैसे गिर गया था, है ना। मीन्स ये सीधा सीधा ये बताता है कि ये जो एसे यानी कि मॉडर्न गैलेंट्री महिलाओं के प्रति जो सामाजिक व्यवहार होता है वो चीज़ बताता है 19th सेंचुरी में कैसी है। इंग्लैंड फॉल्स शॉर्ट ऑफ अ जेन्यून सेंस ऑफ गैलेंट्री। अभी यहाँ इंग्लैंड में क्या है, गैलेंट्री का जो जेन्यून सेंस की है वो कमी हो गई है ना। यद्यपि पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन इस 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो गैलेंट्री की भावना है उसमें थोड़ा सा कमी आ गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री। देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग्स के पोएट्री का सैलिएंट फीचर क्या है, इस यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो द मेन फीचर्स ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री आर एज फॉलोज। उनके कई सारे फीचर्स हैं। एक तो है जो ब्राउनिंग्स की पोएट्री होती हैं वो ड्रामेटिक होती, इट इज ड्रामेटिक, वो ड्रामेटिक होती हैं। इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक, और वो क्या होती हैं, ऑप्टिमिस्टिक होती हैं। जैसा कि अभी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यहाँ पर द लास्ट राइड टुगेदर वाली पोएम लिखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उनकी ऑप्टिमिस्टिक को दिखाया गया है। क्लियर है, एक आशावादी हैं ये। तो ब्राउनिंग की पोइट्री ड्रामेटिक होती हैं, ऑप्टिमिस्टिक होती हैं। द पोएम्स ऑफ ब्राउनिंग डील्स विद लव थीम्स, और जो ब्राउनिंग की जो पोएम्स होती हैं वो जनरली लव थीम्स को डील करते हैं। लव थीम्स, उसकी थीम्स की बात किया जाए तो लव को कंटेन करके रखती हैं। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एज, और ये किसी पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। इट इज डिडक्टिव एंड इंस्पायरिंग, और इनकी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम होती हैं, पोएट्री होती हैं, वो डिडक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद होती हैं, इंस्पायर करने वाली होती हैं, डिडक्टिव और इंस्पायरिंग होती हैं। सम पोएम्स ऑफ ब्राउनिंग डील्स विद फिलोसॉफिकल थीम्स एज गॉड, साउल एंड लाइफ। देखिए ब्राउनिंग की कुछ पोएम, ऐसा नहीं कि सारी की पोएम, सारी पोएम लव थीम्स को एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि कुछ पोएम जो हैं वो फिलोसॉफिकल थीम्स को भी लेकर रहती हैं। कहीं कहीं गॉड एक थीम्स के रूप में, साउल या लाइफ, इन सबको ये थीम्स के रूप में उठा लिए जाते हैं। कुछ ऐसी पोएम है ब्राउनिंग की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, डिस्क्राइब द मैरिज ऑफ टेस। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैरिज ऑफ टेस विद एंजल क्लेयर एंड हर कंडीशन सोन आफ्टर इट। यहाँ कह रहे हैं वो टेस की शादी एंजल क्लेयर से होती है, इसके बारे में डिस्क्राइब करो, और शादी के बाद में उनकी कंडीशन कैसी हो जाती है, टेस की कंडीशन कैसी होती है, इसके भी बारे में बताइए। तो देखिए एंजल क्लेयर्स लव्स टेस एंड वांट्स टू मैरी हर। देखिए एंजल क्लेयर जो है टेस से प्रेम करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। बट बिफोर मैरिज, लेकिन मैरिज के पहले, शादी के पहले, टेस वांट्स टू मेक कॉन्फेशन बिफोर एंजल। टेस जो है एंजल के सामने कॉन्फेशन करना चाहती थी, अपनी गलतियों को बताना चाहती थी जो भी उसने पास्ट में उसके साथ हुआ था। शी ट्राइड 5 times टू मेक हर कॉन्फेशन। उसने 5 बार अपनी गलती को बताने का प्रयास किया, कन्फेशन करने का प्रयास किया। बट एंजल वाज रिलक्टेंट टू हियर इट, लेकिन वो कह नहीं पाते थे। एंजल जो बहुत ज़्यादा सुनने के इच्छुक नहीं रहता था, है ना, या मतलब टाल देता था इस तरह से। आफ्टर मैरिज, और शादी के बाद में, टेस टोल्ड हिम अबाउट हर सिडक्शन बाई एलेक। टेस ने जो है उसे यानी कि एंजल क्लेयर को अपने पास्ट इवेंट के बारे में बताया कि जो कि एलिक ने उसके साथ में सिडक्शन किया था, उसके साथ में एक तरह से रेप किया था, उसके बारे में टेस ने एंजल क्लेयर को बताया। एंजल नॉट फॉरगिव हर, एंजल ने ये बात सुनकर एंजल ने टेस को माफ़ नहीं किया, एंजल ने उसे माफ़ नहीं किया। दो टेस फॉरगिव्स हिम ऑन सिमिलर रिलेशन विद अ वुमेन, जबकि टेस ने एंजल को माफ़ कर दिया, क्योंकि एंजल भी बिफोर मैरिज वो भी मतलब वुमेन के साथ अफेयर में रह चुका था, इस तरह के रिलेशन में। तो टेस ने एंजल को तो माफ़ कर दिया, लेकिन एंजल ने टेस को नहीं माफ़ किया। तो ये शादी के बाद ये कंडीशन होती है, इसके बाद ये छोड़कर चला जाता है टेस को, टेस अकेली रह जाती है। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द एसेज ऑफ लैम्ब। ये करें लैम्ब के एसेज में, अब जैसे चार्ल्स लैम्ब की एसे जो यहाँ सिलेबस में इंक्लूड हैं वो हैं मॉडर्न गैलेंट्री। तो चार्ल्स लैम्ब के एसेज में जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन पर आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है, ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। लैम्ब्स एसेज आर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए लैम्ब के जो एस्से होते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं। हिज एसेज ऑफ एलिया, उसके एलिया के जो उसके एसेज थे, कैन बी टेकन फॉर लैम्ब्स ऑटोबायोग्राफी, उनको लैम्ब के ऑटोबायोग्राफी से ही लिया जा सकता है, लिया गया है ना। लैम्ब हिमसेल्फ सेज, लैम्ब खुद कहते हैं, आई माई सेल्फ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक, कि मैं खुद जो हैं अपनी किताबों का सब्जेक्ट पर हूँ,
है ना, बट ही प्रोजेक्ट्स हिज पर्सनालिटी इनटू हिज एसेज इन अ कंसील्ड वे, लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी को अपने एसेज में रिप्रेजेंट तो करते हैं लेकिन एक तरह से कंसील्ड वे में करते हैं, ऐसे अपने आप को छिपाते हुए करते हैं, इनडायरेक्टली वे में वो अपनी पर्सनालिटी को अपने एसेज में दिखाते हैं। Many of the essays of Lamb provide the readers with facts and details about his own life and personality। देखिए उनके एसेज में कई सारे एसेज ऐसे हैं जो कि उनकी पर्सनालिटीज या उनकी खुद की लाइफ के डिटेल्स के बारे में डिटेल्स के बारे में बताते हैं। जब रीडर्स पढ़ते हैं कई सारे एसेज को तो उनके लैम्ब के खुद के लाइफ और पर्सनालिटीज के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पॉइंट आउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ टेनिसन्स पोएट्री। यहाँ क्वेश्चन क्या है, टेनिसन पोएट्री के सैलिएंट फीचर्स को बताइए। तो देखिए कौन कौन से हैं, पहला है हिज पोएट्री रिप्रेजेंट्स द विक्टोरियन एज। जो टेनिसन है, जो टेनिसन की पोएट्री होती है वो विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कहीं ना कहीं टेनिसन जो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी पोएट्री विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करती है। हिज पोएट्री इज हाईली लिरिकल। देखिए ये जो टेनिसन की पोएट्री होती है बहुत ज़्यादा लिरिकल होती है, लिरिकल फॉर्म में, लिरिक के फॉर्म में लिखी रहती हैं। द स्पिरिट ऑफ विक्टोरियन एज रन्स थ्रू हिज पोएट्री। जो विक्टोरियन एज में जो भी राइटर हुए हैं वो सारे जो हैं अपने उनके पोएट्री के थ्रू जो हैं दिखती है ना। और इसके बाद में वी फाइंड अ गुड बैलेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू इन हिज वर्क्स। और हम उनके जो वर्क्स में देखिए यहाँ पर है कि ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जितने भी पुरानी और नई वर्क हैं उनमें एक अच्छा खासा बैलेंस पाया जाता है। हिज पोएट्री डील्स विद सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द विक्टोरियन एज। और इनकी पोएट्री यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएट्री जो हैं ये सोशल और विक्टोरियन एज के सोशल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि इनकी पोएट्री से विक्टोरियन एज के सोशल एस्पेक्ट को भी समझने को मिलता है और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लैम्ब सेज इन हिज एसेज इन हिज एसे बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। इसमें कह रहे हैं ये जो है लैम्ब सुपीरियरिटी के किस सेंस में लैम्ब जो अपने एसेज में ये कहते हैं कि बैचलर्स का जो कंप्लेंट रहता है ना, वो एक मैरिड पीपल के बिहेवियर के खिलाफ बैचलर्स का जो कंप्लेंट होता है, यानी कि अब स्वाभाविक है बैचलर और मैरिड दोनों की तो जैसे पॉइंट ऑफ व्यू या जो भी बिहेवियर होगा अलग तो रहेगा ही। तो यहाँ देखते हैं इनके हिसाब से क्या होता है। ही सेज यानी कि कौन, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब सेज इन द कंपनी ऑफ मैरिड पीपल लैम्ब फाउंड डेट द मैरिड कपल थॉट डेट दे वर द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल पीपल ऑन द अर्थ। देखिए वो कहते हैं कि जो मैरिड पीपल लोगों की लाइफ होती है ना, जब मैरिड पीपल लोगों के साथ में लैम्ब ने इस बात को पाया, उनके साथ में रहकर लैम्ब इस बात पर पहुंचते हैं, उनको ये मतलब कंक्लूजन निकालते हैं डेट मैरिड पीपल थॉट कि मैरिड पीपल जो शादीशुदा लोग होते हैं वो यही सोचते हैं डेट दे वर द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल पीपल ऑन द अर्थ, कि वो जो है पृथ्वी पर सारे लोगों में से सबसे हैप्पीएस्ट पीपल हैं, सबसे प्रसन्न सबसे खुश मिजाज के लोग हैं, सबसे मतलब सुखी इंसान होते हैं जो शादीशुदा लोग हैं, ऐसे वो सोचते हैं। दे थॉट वो ये सोचते हैं डेट दोज हु आर अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं है ना, जो अभी कुंवारे हैं या कुंवारी हैं, डू नॉट कीप द सम नॉलेज ऑफ मैरिज प्लेजर, उनको मैरिज प्लेजर का कोई नॉलेज नहीं होता है, विच द बैचलर्स डू नॉट हैव, और ये चीज़ बैचलर्स के पास नहीं होता है। ये मैरिज प्लेजर का जो मैरिज प्लेजर होता है इसके बारे में नॉलेज केवल मैरिड लोगों को ही होता है, बैचलर्स को नहीं पता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए यहाँ
राइट अ ब्रीफ नोट ऑन 2 ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये करें वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट्री में जो रोमांटिसिज्म पाया जाता है, चूंकि रोमांटिक पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनकी पोएट्री में रोमांटिसिज्म पाया जाता है। रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स आपको बताना है और खासकर 2 एलिमेंट्स को बताना है। चलिए अभी यहाँ पर देखिए, द 2 ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इमोशन, एक तो इमोशन है एंड सेकंड इज इमेजिनेशन। इमोशन एंड इमेजिनेशन, इट कैन बी एविडेंट फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ द पोएट्री। ये करें, ये वर्ड्सवर्थ के पोएट्री की थ्योरी सेक्शन का एक तरह से एविडेंट है, put forth by him in the preface to the lyrical ballads 1801, जिसको इन्होंने लिरिकल बैलेड्स में के प्रीफेस में इसको रिप्रेजेंट भी किया है। ये इनका जो है वर्क है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1801। नेक्स्ट देखिए, ही बिगिन्स बाई सेइंग, वो शुरू करते हैं ये कहते हुए, डैट ऑल गुड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वो ये कहते हैं कि जितनी भी अच्छी पोएट्री होती है ना, ऑल गुड पोएट्री, जितनी भी अच्छी पोएट्री होती है वो एक क्या होती है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है, एक पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है। हिज रिफरेंसेस टू इमेजिनेशन इज फाउंड इन द थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, और उनका जो रेफरेंस होता है, इमेजिनेशन का रेफरेंस होता है, वो पोएटिक डिक्शन के थ्योरी में ये चीज़ देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लव इज द मेन थीम ऑफ ऑस्टन्स नॉवेल। ये करें, ऑस्टन्स, जेन ऑस्टन, जिन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी नॉवेल लिखा है। तो जेन ऑस्टेंस के नॉवेल का मेन थीम लव है, इस चीज को डिस्कस करो। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन यही इसी में छिपा है कि जेन ऑस्टेन के नॉवेल का मेन थीम क्या है, तो लव है, लेकिन क्यों है ये डिस्कस करना है। ऑस्टेन्स नॉवेल्स मेन एंड वीमेन वॉक इन सर्च ऑफ ईच अदर। देखिए ऑस्टेन्स के नॉवेल्स में क्या होता है, मेन और वीमेन कहीं ना कहीं एक दूसरे की खोज में रहते हैं, है ना। द यंग अनमैरिड गर्ल्स, और जो यंग अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, हेल्प्स बाय देयर मदर, उनको जो हैं उनकी माँ के द्वारा हेल्प किया जाता है। ट्रैप द यंग बैचलर्स ऑफ ग्रेट फॉर्चून, मतलब एक यंग बैचलर्स को ट्रैप करने के लिए, यंग बैचलर्स को एक तरह से पटाने के लिए मतलब उनकी माँ के भी द्वारा हेल्प किया जाता है। उनकी माँ भी सोचती है हाँ मेरी लड़की की शादी जो है एक यंग बैचलर्स जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट फॉर्चून का उससे हो जाए, इससे उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, द राइड इन कैरियज और ऑन हॉर्स बैक थ्रू द कंट्री लेन्स एंड गो फॉर पिकनिक्स इन पिक्चरेस्क इन पिक्चर्स सराउंडिंग्स। ये करें, जो कैरेज हॉर्स बैक पर या कैरेज में जो राइडिंग होती है कंट्री लेन्स या पिकनिक्स पर, मतलब इन यहाँ पर मेन वीमेन को जाया जाता है। कहीं ना कहीं मेन वीमेन एक जगह नहीं रहते इनके नॉवेल्स में, ये प्लेस टू प्लेस चेंज करते हैं, है ना, ऐसा कुछ है इसमें। चलिए तो अभी नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्नोल्ड्स पोएट्री। अर्नोल्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड्स पोएट्री का मैथ्यू अर्नोल्ड्स के पोएट्री का क्या थीम है। तो देखिए, अर्नोल्ड वाज अ क्लासिस्ट, अर्नोल्ड एक क्लासिकल पोएट हैं। तो अर्नोल्ड वाज अ क्लासिस्ट, ये क्लासिस्ट हैं। ही चूज ग्रीक सब्जेक्ट फॉर हिज पोएटिक कंपोजिशन। देखिए अर्नोल्ड ने पोएटिक कंपोजिशन के लिए इन्होंने ग्रीक सब्जेक्ट को चूज किया। ही कंपोज्ड सोबराब एंड रुस्तम, इन्होंने सोबराब और रुस्तम को जो है कंपोज किया। ये एक पोएम है, अ लॉन्गर पोएम विच इज बोथ होमरिक स्टाइल एंड मैनर। देखिए ये जो सोबराब है और रुस्तम है, ये एक लॉन्गर पोएम है जिसको एक होमरिक स्टाइल या होमरिक मैनर में लिखा गया है। एंड ग्रीक इन सब्जेक्ट मैटर, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है कहीं ना कहीं ग्रीक लैंग्वेज का है। और बोल्डर डेड, देखिए ये अनदर पोएम है इनकी, बोल्डर डेड इज अनदर पोएम बेस्ड ऑन नॉइज माइथोलॉजी। ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का एक दूसरी पोएम है बोल्डर डेड, जो कि नॉइज माइथोलॉजी पर बेस है। अर्नोल्ड्स अडॉप्ट द होमरिक स्टाइल इन द कंपोजिशन ऑफ द पोएम। अर्नोल्ड ने
पोएम के कंपोजिशन के लिए, पोएम को लिखने के लिए एक होमरिक स्टाइल का यूज किया है। मीन्स आर्नोल्ड ने कौन सी स्टाइल का यूज किया, तो होमरिक स्टाइल का इन्होंने यूज किया पोएम के कंपोजिशन के लिए, पोएम को लिखने के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अ नॉवेल। नॉवेल क्या होता है, तो देखिए अ नॉवेल इज अ लॉन्ग प्रोज फिक्शन। नॉवेल जो होता है एक लॉन्ग होता है लेकिन प्रोज के फॉर्म में लिखा जाता है। लॉन्ग प्रोज फिक्शन हैविंग अ प्लॉट, जिसमें कुछ प्लॉट होते हैं, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और प्लॉट डेवलपिंग एंड कमिंग टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, और यहाँ से एक कहीं ना कहीं लॉजिकल कंक्लूजन पर इसमें पहुँचते हैं थ्रू द कैरेक्टर्स इंट्रैक्शंस विद वन अनदर। कैरेक्टर्स के एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होने से एक लॉजिकल कंक्लूजन भी मिलता है नॉवेल से। क्लियर है। तो नॉवेल क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अ नॉवेल इज अ लॉन्ग प्रोज फिक्शन हैविंग अ प्लॉट, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट डेवलपिंग एंड कमिंग टू अ लॉजिकल कंक्लूजन थ्रू द कैरेक्टर्स इंट्रैक्शन विद वन अनदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ रीजनल नॉवेल। रीजनल नॉवेल क्या है, तो देखिए द रीजनल नॉवेल इज अ नॉवेल, ये एक ऐसा नॉवेल होता है विच डिस्क्राइब्स द सोशल एंड फैमिली लाइफ। देखिए ये सोशल और फैमिली लाइफ को डिस्क्राइब करता है, कस्टम्स एंड मैनर्स को डिस्क्राइब करता है, लैंग्वेज एंड ड्रेस को डिस्क्राइब करता है, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस ऑफ द पीपल इसको, और ये एक पार्टिकुलर रीजन के। देखिए रीजनल नॉवेल वो होता है जो कि एक पार्टिकुलर रीजन का, एक पार्टिकुलर क्षेत्र के लोगों के प्रोफेशन ऑक्यूपेशन का, वहाँ की लैंग्वेज ड्रेस का, कस्टम या मैनर्स का, सोशल या फैमिली लाइफ को डिस्क्राइब करता है। द इंटायर नॉवेल इज मूविंग अराउंड दीज फैक्टर्स ऑफ द रीजन। पूरा का पूरा नॉवेल जो रीजनल नॉवेल होता है वो एक रीजन के फैक्टर्स के चारों तरफ कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होता है, तो देखिए द हिस्टोरिकल नॉवेल ड्रॉज इट्स थीम्स फ्रॉम सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। अब हिस्टोरिकल नॉवेल अपनी थीम कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं से ही इसकी थीम निकल कर आता है। बट अराउंड दीज हिस्टोरिकल इवेंट्स द नॉवलिस्ट वीव्स सम इमेजिनेटिव एंड आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट टू मेक इट एन इंटरेस्टिंग एंड अरेस्टिंग थीम फॉर अ नॉवेल। ये कह रहे हैं देखिए इन हिस्टोरिकल नॉवेल में हिस्टोरिकल इवेंट्स तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में जो नॉवलिस्ट होता है इसमें कुछ इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट को भी ऐड करता है, जिससे ये नॉवेल थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सके और जो है थीम को कंटेन करके रखे, लोगों को मतलब इंटरेस्ट लगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर गॉथिक नॉवेल्स। गॉथिक नॉवेल्स क्या होता है, तो शुरू करते हैं। द गॉथिक नॉवेल्स वर रिटन इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जो गॉथिक नॉवेल्स है इसको हाफ 18th सेंचुरी में लिखा गया। कब लिखा गया, हाफ 18th सेंचुरी में लिखा गया। The Gothic novels are also called horror और terror novels। देखिए गॉथिक नॉवेल्स को हॉरर या टेरर नॉवेल्स भी कहते हैं। They have Gothic atmosphere marked with horror, mystery and suspense। गॉथिक नॉवेल्स में एक गॉथिक एटमॉस्फेयर होता है ना, जो कि हॉरर, मिस्ट्री या सस्पेंस के साथ में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ नोट ऑन जॉन रस्किन एज अ ट्रू क्रिश्चियन। यहाँ पर आपको क्या करना है, जॉन रस्किन पर एक नोट लिखना है कि वो एक ट्रू क्रिश्चियन थे, है ना। तो देखते हैं ही वाज अ ट्रू क्रिश्चियन। जॉन रस्किन एक ट्रू क्रिश्चियन थे, एक सच्चे ईसाईवादी थे, है ना, ईसाई धर्म के थे। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाइबल, और ये बाइबल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बाइबल से प्रभावित थे। द प्रोज ऑफ रस्किन इज मार्क्ड बाय हिज फेथ इन क्रिश्चियनिटी। देखिए जो रस्किन का प्रोज है वो क्रिश्चियनिटी में फेथ को दर्शाता है, एंड रिगार्ड्स फॉर द बाइबल, और बाइबल के प्रति बहुत ज़्यादा रिगार्ड को रेस्पेक्ट करता है। ये रस्किन के जितने भी प्रोज हैं कहीं ना कहीं वो एक क्रिश्चियनिटी के फेथ को उठाते हैं और बाइबल के प्रति एक रेस्पेक्ट दिखाते हैं, बाइबल से ही सब्जेक्ट
टॉपिक उठा लेते हैं। नेक्स्ट, हिज लव फॉर द बिब्लिकल कोटेशंस अपीयर्ड इनटू हिज राइटिंग्स। और जॉन रस्किन का जो बिब्लिकल कोटेशंस के प्रति जो लव होता है वो चीज़ उनके राइटिंग्स में झलकता है, दिखता है। ही ट्राइड टू यूज फ्रेजेज फ्रॉम द बाइबल इवन इन एसेज लाइक वर्क और ट्रैफिक। वो फ्रेजेज का यूज करते हैं बाइबल के लिए, जैसे वर्क या ट्रैफिक उसमें लाने के लिए कुछ फ्रेजेज का भी यूज करते हैं बाइबल। मतलब बाइबल का ऐसा नहीं कि बाइबल का पूरा डिक्टो उठा लिए, बाइबल के कुछ फ्रेजेज को यूज करते हैं जिससे उनका ऐसे इफेक्टिव बने। इन हिज लेक्चर ऑन वर्क देयर आर 60 रेफरेंसेज फ्रॉम द बाइबल। देखिए उनके लेक्चर में जो हैं उन्होंने ये बाइबल के 60 रेफरेंसेस को बाइबल से ही उठाया, इन्होंने 60 रेफरेंस को बाइबल से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैजलिट सेज शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ माइंड। हैजलिट कहते हैं कि माइंड जो एक शॉर्ट साइटेडनेस का एक माइंड होता है लोगों के पास, डिस्कस, इस चीज़ को डिस्कस करो। तो देखिए हैजलिट सेज, हैजलिट कहता है डेट द स्कोप ऑफ माइंड इज लिमिटेड, कि जो माइंड का स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। बी कैन एंटरटेन ओनली वन आइडिया एट अ टाइम, और लिमिटेड इसलिए होता है माइंड का स्कोप क्योंकि हम एक समय में केवल एक ही आइडियाज़ का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एक ही आइडियाज़ का एंजॉय कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर वंस माइंड इज लिमिटेड टू जॉयज ऑफ नेचर एंड नथिंग मोर। इसलिए है ना, एक बार जब माइंड जो है वॉकिंग टूर पर जाता है तो उस दौरान जो है जो नेचर का जॉय रहता है वो सारी चीज़ें क्या रहती है, लिमिटेड रहते हैं, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। मतलब पहली बार जितना अच्छा इफेक्ट किसी चीज़ का पड़ता है वो दोबारा उतनी अच्छी चीज़ें से नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू नो अबाउट शैली इज अ पोएट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। अगर आप इससे क्या समझते हो कि शैली जो है एक टू डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज के पोएट हैं, है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि शैली दो पर्सनालिटी के रूप में काम करते हैं। इससे आपको आप क्या जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शैली इज अ पोएट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। यहाँ पर देखिए शैली को पोएट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं, फर्स्टली ही इज अ वेंडरर सीकिंग आइडियल ब्यूटी एंड फॉर एवर अनसेटिस्फाइड। देखिए पहला ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वो वेंडरर हैं जो कि हमेशा ब्यूटी को खोजते रहते हैं, एक आइडियल ब्यूटी को खोजते रहते हैं, और क्या रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। और सेकंडली ही इज़ द अनबैलेंस्ड रिफॉर्मर। सेकंडली वो एक अनबैलेंस्ड रिफॉर्मर के रूप में काम करते हैं, सीकिंग द ओवरथ्रो ऑफ प्रेजेंट इन सिचुएशंस, और प्रेजेंट टाइम के सिचुएशंस को ओवरथ्रो करने के, उसको सॉल्व करने के लिए खोज करते हैं, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल हैप्पीनेस। और यूनिवर्सल हैप्पीनेस एक जो है जो प्रसन्नता है उसको इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पर्सनल एस्से। पर्सनल एस्से क्या होता है, तो देखिए ट्रू एस्से अकॉर्डिंग टू हडसन इज इसेंशियली पर्सनल। जो सही मायने में एस्से होता है हडसन के अकॉर्डिंग वो पर्सनल होता है ना, वो पर्सनल ही होता है, क्योंकि ऐसे कोई लिखता है अपने हिसाब से, अपने ही ओपिनियन के अनुसार लिखता है, अपनी ही एक ही सिंगल आइडियाज को पर्सनल फीलिंग्स इस तरह से एक्सप्रेस होती हैं, ऐसा हडसन के अनुसार है। मोन्टैग्नी सेज, मोन्टैग्नी कहते हैं, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक। मैं अपनी किताब का सब्जेक्ट मैं खुद हूँ, ये ध्यान देना, मोन्टैग्नी का स्टेटमेंट है, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक। आई एम पर्सनल एस्से, मैं पर्सनल एस्से हूँ। द ऑथर गिव्स हिज ऑन, पर्सनल एस्से वो होता है जिसमें ऑथर खुद ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है, इम्प्रेशंस को, रिएक्शंस को, सब्जेक्ट के प्रति जो भी इम्प्रेशन से रिएक्शंस होता है उन सबको एक्सप्रेस करता है, टेकन अप फ्रॉम राइटिंग हिज एस्से, और इस चीज़ को वो एस्से में इंक्लूड करता है, डालता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट कीट्स हेलेनिज्म। देखिए कीट्स हेलेनिज्म के थे, तो आप इसे क्या समझते हैं। कीट्स ओड्स इज इन दियर हेलेनिक इन्फ्लुएंस। कीट्स का ओड जो है वो एक हेलेनिक इन्फ्लुएंस में होता है ना। कीट्स के ओड में जो भी आप कीट्स के ओड देखेंगे उन सब में एक हेलेनिक इन्फ्लुएंस पाया जाता है। शैली टोल्ड कीट्स वाज अ ग्रीक, शैली बताते हैं, है ना,
शैली बताते हैं कि जो कीट थे ना वो एक ग्रीक थे। कीट्स वाज अ ग्रीक, कीट्स एक ग्रीक थे। कीट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ ग्रीक। क्यों? क्योंकि कीट्स जो है एक ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक आर्ट, वो चीज़ ग्रीक आर्ट और ग्रीक लिटरेचर के एक ग्रेट लवर थे, महान पुजारी थे, ऐसा शैली कहते हैं। ही प्रेज्ड होमर, उसने होमर की प्रशंसा की। इन ग्रेट सोनेट, अपने महान सोनेट में, उसका नाम है ऑन द फर्स्ट लॉकिंग टू चैपमैन्स होमर, है ना। कीट ने होमर की प्रशंसा की कौन से सोनेट में? उस सोनेट का नाम था ऑन फर्स्ट लॉकिंग टू चैपमैन्स होमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शैलीज लिरिसिज्म। शैलीज के लिरिसिज्म पर एक शॉर्ट नोट लिखे, यहाँ पर ये क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। शैली इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ लिरिक्स। शैली जो लिरिक्स के एक ग्रेटेस्ट पोएट हैं इन द रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल में देखा जाए, रोमांटिक एज में देखा जाए तो जो पीबी शैली हैं ये ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ लिरिक्स कहे जाते हैं, है ना। आगे, हिज लिरिक्स आर मार्क्ड बाय स्वीट सिंप्लिसिटी एंड रैप्चर। उनका जो लिरिक्स होता है वो स्वीट सिंप्लिसिटी और रैप्चर के द्वारा मार्क किया जाता है। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हार्ट विच टचेज द हार्ट। और जो लिरिक होता है, जो लिरिक में बातें होती हैं, वो एक तरह से हार्ट की एक्सप्रेशन होती है जो कि हार्ट को टच कर जाता है ना, दिल को छू जाती लिरिक की जो बातें होती हैं। शैली एक्सप्रेसेस हिज इटर्नल ग्रीफ थ्रू हिज लिरिक्स। शैली जो अपने अंतरात्मा की जो दुख होती हैं, जो इटर्नल ग्रीफ होती हैं, उसको अपने लिरिक के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देयर वाज लस्ट फॉर नॉलेज इन विक्टोरियन एज। ये कह रहे हैं विक्टोरियन एज में नॉलेज के लिए लस्ट था, इस चीज पर डिस्कस करो। तो यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज देयर वाज लस्ट फॉर नॉलेज। हाँ, विक्टोरियन एज के दौरान जो है नॉलेज के लिए जो है एक लस्ट था, ठीक है। ब्राउनिंग वॉइसेस दिस स्पिरिट इनटू हिज पोएम। और ब्राउनिंग जो है अपने पोएम में इस चीज को दिखाते हैं, मतलब ब्राउनिंग के पोएम में ये चीज़ें दिखती हैं। टेनिसन थ्रू यूलाइसिस, टेनिसन अपनी पोएम यूलाइसिस के थ्रू एक्सप्रेसेस द विक्टोरियन पैशन फॉर नॉलेज इन द फॉलोइंग लाइन्स, है ना। टेनिसन जो है अपनी पोएम यूलाइसिस के थ्रू विक्टोरियन पैशन, नॉलेज के लिए जो विक्टोरियन पैशन था उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं इस लाइन के थ्रू। लाइन है, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एस.टी. कॉलरिज एज द पोएट ऑफ सुपर नेचुरल। डिस्कस करिए कि एस.टी. कॉलरिज जो हैं एक सुपर नेचुरल पोएट के रूप में विख्यात थे। ये क्लियर है या विख्यात हैं? देखिए, कॉलरिज एम वाज टू मेक द सुपर नेचुरल अपीयर नेचुरल। कॉलरिज का जो एम था वो सुपर नेचुरल को जो है एक तरह से शो करना था। अकॉर्डिंगली कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड, जिसको उन्होंने, कॉलरिज ने अपनी पोएम्स, अपनी वर्क में कंट्रीब्यूट भी किया। द एंशिएंट मैराइनर, देखिए ये एक बैलेड्स है, ये इनके एक पोएम है। द एंशिएंट मैराइनर टू द लिरिकल बैलेड्स, जिसको इन्होंने लिरिकल बैलेड्स में इनके इंक्लूड हैं। और देखिए, द एंशिएंट मैराइनर इज अ सुपर नेचुरल पोएम। ये जो एंशिएंट मैराइनर हैं ये एस.टी. कॉलरिज की एक सुपर नेचुरल पोएम है, इन विच कॉलरिज फुली सक्सीड्स इन हिज पर्पज, जिसमें कॉलरिज अपने पर्पज को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने में सफल रहते हैं। ही हैज रिटन टू अदर पोएम्स ऑफ मैजिक, और उन्होंने, एस.टी. कॉलरिज ने मैजिक की 2 और पोएम लिखी हैं। एक तो ये है द एंशिएंट मैराइनर है, और 2 और पोएम है, और वो है आपका, एक तो क्रिस्टाबेल और कुबला खान। पहला क्रिस्टाबेल और कुबला खान। नेक्स्ट देखिए है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लैम्ब मिक्स ह्यूमर विद पैथोज इन हिज एसेज। ये कह रहे हैं लैम्ब जो है अपने एसेज में मिक्स ह्यूमर पैथोज के साथ में कैसे दिखाते हैं, कैसे वो मिक्स ह्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, चार्ल्स लैम्ब स्माइल्स टू डिराइड द मिसफॉर्चून्स ऑफ हिज ऑन लाइफ। चार्ल्स लैम्ब अपने खुद के लाइफ के जो मिसफॉर्चून्स हैं उस मिसफॉर्चून्स का मजा उड़वाने के लिए ये मुस्कुराता है।
है ना। इन द कॉन्वेलसेंट मीन्स एक दीक्षांत समारोह में ही डिस्क्राइब्स द पेशेंट एज सेल्फिश एंड एब्सोल्यूट। वो जो हैं एक पेशेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश या एब्सोल्यूट की तरह होता है। डैट ही थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो कि केवल हमेशा अपने बारे में सोचता है कि मैं सही हो जाऊं, यही सब सोचता रहता है। द पेशेंट इज रेस्टलेस इन द बेड, और पेशेंट जो कि बेड में रहता है वो एक बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है ना, बेचैन रहता है। एंड बट ही सेज डैट ही चेंज साइड ऑफनर देन अ पॉलिटिशियन, लेकिन वो कहता है कि ये पॉलिटिशियन के कंपैरिजन में ये जो साइड चेंजर भी होता है ना। देखिए नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज लव स्टोरी गोज ऑन इन एग्जिबिरेंट वे बट हिज बैचलर आर्म चेयर। देखिए यहाँ पर जो आपके कौन है यहाँ पर, हाँ चार्ल्स लैम्ब अपनी लव स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में कहती हैं कि उनकी लव स्टोरी जो एक बहुत ही एग्जिबिरेंट वे में चलती है ना, एग्जिबिरेंट वे में मतलब एक उल्लासपूर्ण ढंग से चलती है। बट हिज बिहेवियर बैचलर आर्म चेयर, लेकिन उसके जो बैचलर आर्म चेयर थे उसके अलावा उसके जो लव स्टोरी जो है वो बढ़िया अच्छे तरीके से कंटिन्यू गोज ऑन हो रही थी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ द प्रोज स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब। ये करें चार्ल्स लैम्ब के प्रोज स्टाइल के 2 फीचर्स को बताइए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पासिंग थ्रू लैम्ब्स इमेजिनेशन, लैम्ब्स के इमेजिनेशन को अगर देखें तो लैम्ब्स के इमेजिनेशन को पढ़ते हुए या इससे मतलब इसके थ्रू जब आगे चलते हैं द प्रोज स्टाइल, तो प्रोज स्टाइल में पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि दे बिकेम समथिंग फ्रेश एंड इंडिविजुअल। यानी कि जब आप लैम्ब्स के इमेजिनेशन और प्रोज स्टाइल को पढ़ेंगे तो वे लोग ये पाते हैं कि वो फ्रेश और इंडिविजुअल की तरह अपने आप को पाएंगे या बन गए। द प्रोज स्टाइल ऑफ अ लैम्ब की जो प्रोज स्टाइल है इज अ मिक्सचर सर्टेनली ऑफ मेनी स्टाइल, वो डिफरेंट टाइप के स्टाइल का एक मिक्सचर फॉर्म होता है ना। चार्ल्स लैम्ब की जो प्रोज स्टाइल की बात करें तो होता है वो जो है डिफरेंट टाइप के स्टाइल का एक मिक्स फॉर्म होता है, बट अ केमिकल नॉट अ मैकेनिकल मिक्सचर। लेकिन ये जो मिक्स फॉर्म होता है एक केमिकली समान होता है, मैकेनिकल फॉर्म में नहीं होता है। द डोमिनेटिंग फीचर्स ऑफ हिज प्रोज स्टाइल आर, अब यहाँ देखिए चार्ल्स लैम्ब के प्रोज स्टाइल का जो डोमिनेटिंग फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो क्या हैं। पहला है इमेंसिटी ऑफ वैरायटी में जो इमेंसिटी पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा विशालता होती है, इमेंसिटी ऑफ वैरायटी फर्स्ट है। सेकंड क्या है, एल्यूसिवनेस एंड यूज ऑफ कोटेशंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एल्यूसिवनेस का यूज किया गया है, एक तरह से फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया है, और कोटेशंस का यूज करते हैं ये। नेक्स्ट यूज ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज, और साथ में ये ह्यूमर का यूज करते हैं, कुछ ऐसे हास्यपूर्ण चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे एक कॉमेडी टाइप हो, और पैथोज कहीं ना कहीं दया भाव, ये भी दया भाव को भी दिखाते हैं। द एल्जाबेथन राइटर्स वर हिज मॉडल्स, और इनके जो चार्ल्स लैम्ब के जो मॉडल्स थे वो एल्जाबेथन राइटर्स ही जो हैं चार्ल्स लैम्ब के मॉडल्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्डी एज अ रीजनल नॉबलिस्ट। यहाँ पर हार्डी एक रीजनल नॉबलिस्ट हैं, है ना, इस चीज को आप यहाँ पर बताना है शॉर्ट में। चलिए देखते हैं, हार्डी इज अ रीजनल नॉबलिस्ट, हार्डी जो होते हैं एक रीजनल नॉबलिस्ट हैं। ही रिप्रेजेंट्स द बेस्ट कंट्री साइड मोस्ट हिज नॉवेल्स, वो अपने कई सारे नॉवेल्स में बेस्ट कंट्री साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। द इवेंट्स इन मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज टेक प्लेस इन कैस्टर ब्रिज। देखिए उनका जो कैस्टर ब्रिज के मेयर में जो इवेंट्स होता है वो कैस्टर ब्रिज में होता ही है। द इवेंट्स इन फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड टेक प्लेस इन वेदरबरी। अब देखिए फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की में जो भी इवेंट्स हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पर हुई थी, वेदरबरी में हुई थी। ही कैन बी एंड कैस्टर ब्रिज, वो कैस्टर ब्रिज में भी हो सकती हैं। इन टॉस द प्लेस मेरलॉट फ्लिंट एस एंड एमनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आज का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेन ऑस्टन एज अ ट्रांजिशनल नॉबलिस्ट। ये करें जेन ऑस्टन एक ट्रांजिशनल नॉबलिस्ट के रूप में, यहाँ पर आपको दिखाना है कि जेन ऑस्टन एक ट्रांजिशनल नॉबलिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट
करिए और इसको प्रूव करिए। तो देखिए शॉर्ट नोट लिखना है, जेन ऑस्टन नीदर लाइक द 4 ग्रेट राइटर्स ऑफ नॉवेल्स। ये करें, जेन ऑस्टन ना ही नॉवेल्स के बहुत ज़्यादा 4 ग्रेट राइटर्स में इनकी राइटर्स में हैं ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के जो नॉवेल्स के 4 ग्रेट राइटर्स में से आती हैं, नॉर लाइक द हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट, और ना ही ये हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हैं, है ना। सी ऑन्स समथिंग टू फील्डिंग, और ये कुछ मतलब ये किससे फिर एक तरह से कंटेम्प्रोरी कौन हैं, तो फील्डिंग, रिचर्डसन, स्मोलेट एंड स्टर्न्स, एंड आल्सो ऑफ मिसेज फैनी बर्निंग, ठाकरे एंड अदर्स लर्नड मच फ्रॉम हर। देखिए इनसे जो है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, जेन ऑस्टन से कई सारे लोग सीखते हैं, जैसे यहाँ ठैकरे हैं और भी दूसरे फैनी, ये सब पूरा है ना इसमें, क्लियर है। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो फिर से करिए। बाकी ये आपका थर्ड पेपर का क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।